स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर SR सागर। चूँकि आज का जो वीडियो है, आज का जो ये लेक्चर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है प्राइसिंग का। मार्केट के अंदर ये मोनोपोली आता है, मोनोपोली मार्केट का एक फॉर्म्स है और इस मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिटर्मिनेट होता है, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। मोनोपोली मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो बेसिक अजम्पशन है वो क्या है, कैसे ही हमें पता चलेगा कि मोनोपोली मार्केट है और एक मोनोपोलिस्ट का क्या उद्देश्य होता है, इस बात की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मोनोपोली में प्राइसिंग के डिस्कशन के पहले पहले मैं बता दूं कि मोनोपोली क्या है, मोनोपोली का फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, ये जो मोनोपोली है, मोनोपोली इसमें दो वर्ड हैं, एक है मोनो और एक है पॉली। मोनो का मतलब होता है अकेला और पॉली का मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता। तो मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? अकेला विक्रेता, एक ही बेचने वाला होगा। अब ये क्या रियल लाइफ में ये संभव है या नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में है कि नहीं, इस बात की चर्चा बाद में हम लोग कर लेंगे। तो अकेला विक्रेता या अकेला उत्पादक, ये क्या होगा? ये मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ है, अकेला विक्रेता या अकेला उत्पादक। तो अब मैं सबसे पहले बता दूं कि मोनोपोली मार्केट जो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मोनोपोली का आप शाब्दिक अर्थ तो समझ गए कि अकेला उत्पादक होगा, अकेला विक्रेता होगा, अकेला विक्रेता। लेकिन क्या अकेला विक्रेता होना काफ़ी है उस मार्केट में, या उसके लिए और भी कोई प्रॉपर्टीज है, और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, एजम्पशन है एकाधिकार के लिए? एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का अधिकार। देखिए क्या होता है एकाधिकार में, सबसे अगर मान लीजिए आपको ये डिसाइड करना है कि मोनोपोली है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं कि वो मोनोपोली मार्केट है। जैसे पहला नंबर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ओनली वन सेलर और सिंगल सेलर का है, यानी एक बेचने वाला होगा। इसका शाब्दिक अर्थ भी निकल गया कि अकेला विक्रेता होगा भाई, है ना। कौन होगा? अकेला विक्रेता होगा, शाब्दिक अर्थ भी। उसके बाद दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी सिर्फ एक बेचने वाला काफ़ी नहीं है, खरीदने वाले असंख्य विक्रेता होना चाहिए। क्रेताओं की अत्यधिक संख्या कहते हैं इसको, क्रेताओं की अत्यधिक संख्या। क्रेता भी बहुत होना चाहिए, विक्रेता एक, क्रेता अनेक। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है कोई स्थानापन्न नहीं। क्लोज का मतलब होता है निकट, निकट स्थानापन्न। अब ये स्थानापन्न क्या है? निकट स्थानापन्न का अभाव, कोई निकट स्थानापन्न नहीं हो, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको मुंह धोना हो तो आप किसका पेस्ट इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने के लिए? मान लीजिए कि आप कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट का मान लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको बाज़ार में कोलगेट ना मिले, तो आप क्या कीजिएगा? मुंह धोने के लिए कोई दूसरा पेस्ट भी इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बबूली है, डाबर लाल है, डाबर का है, दंत मंजन, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, या दतवने इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने कोलगेट के स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया?
दत्तवन का या बबूल का या फिर डाबर लाल का। तो ये जो देखते हैं एक ही प्रयोग वाली वस्तुएं जो देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जो कि ये एक दूसरे के बदले में सीधे उसी रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट, निकट स्थापन। उसके बाद 4 नंबर है पॉली इज प्राइस मेकर। देखिए मोनोपोली क्या करता है, 2 काम कर सकता है। अपने सामान बेचने के लिए वो प्राइस को फिक्स कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, वह क्वांटिटी को फिक्स कर सकता है। क्वांटिटी को, दोनों में से कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि मुनाफा कमाना उसका टारगेट है। उसके बाद है बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स और सेलर्स। मार्केट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि जो नए फर्म्स हैं, है ना, उस पर बैरियर रहता है। नया जो फर्म या नया उत्पादक जो होगा उसके बाज़ार में आने पर प्रतिबंध रहता है, या तो कानूनी प्रतिबंध होता है, या तो फिर किसी उत्पादक की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस मार्केट में प्रवेश कर सके, उससे कंपटीशन कर सके। ठीक है। उसके बाद डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होने का मतलब है कि जो उसका AR कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का होगा। नेगेटिव स्लोप इस तरह से, ठीक है, डिमांड कर्व ऐसे होगा नेगेटिव स्लोप का, या डिमांड कर्व को ऐसे ही बना सकते हैं नेगेटिव स्लोप का AR कर्व, इसी को डिमांड कर्व भी कहते हैं। यहाँ प्राइस रहता है और कॉस्ट, और नीचे एक्स एक्सिस पर आउटपुट रहता है। तो ये नेगेटिव स्लोप का होता है। टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए एक मोनोपोलिस्ट जो होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है, भैया ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाओ, है ना, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो ये जो 6-7 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होगा, मतलब खरीदने वाली संख्या अधिक होगी, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मोनोपोली में जो उत्पादक होता है वो प्राइस मेकर होता है। किसी दूसरे फर्म को या उत्पादक को बाजार में आने पर प्रतिबंध रहता है, ये कानूनी रूप से हो सकता है, और हो सकता है कि कंपटीशन ना कर सके दूसरा फर्म, इसलिए भी नहीं आ पाता है। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है। और एक उत्पादक जो होता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है, उसका टारगेट होता है कि वो किसी तरह अधिकतम लाभ अर्जित करे, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या एजम्पशन है मोनोपोली का, कि आप मोनोपोली में तभी उसको ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइड कर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या जान सकते हैं, कब, जब आपको ये पता हो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जो AR कर्व है और MR कर्व है उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ, है ना। देखिए याद कीजिए कि AR कर्व जो होता है और MR कर्व जो होता है वो कैसा होता है, किसमें, मोनोपोली के मार्केट में, क्योंकि बिना उसके जाने आप समझ नहीं पाइएगा। तो AR कर्व कैसा होता है मोनोपोली मार्केट में, O एक्स एक्सिस पर आउटपुट और OY एक्सिस पर प्राइस, और प्राइस को रखते हैं, चलिए रेवेन्यू और प्राइस जो कहिए, दोनों में कोई, रेवेन्यू को, रेवेन्यू यानी आगम, आउटपुट मतलब उत्पाद, कितना उत्पाद किया, उत्पादन किया, उत्पाद मतलब दंगा फसाद नहीं, उत्पादन कितना किया। ठीक है, एक उत्पाद होता है, वह उत्पाद नहीं होता है, वो उत्पाद है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो ये उत्पाद का मतलब होता है दंगा फसाद करना, ये उत्पाद का मतलब होता है उत्पादन करना, गुड्स एंड सर्विस का, दोनों अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है कि मोनोपोली मार्केट में जो AR कर्व होता है, AR कर्व यानी उसका डिमांड कर्व, ये नेगेटिव स्लोप का और स्टीपर होता है, ध्यान रखिएगा। कैसा होता है, ये नेगेटिव स्लोप का और स्टीपर होगा मार्केट, मोनोपोली मार्केट में। और जो MR कर्व होता है, तो यहाँ से आप AR कर्व पर ऐसे टेंडेंट डाल दीजिए, और उसके बीच में, बीचों बीच आधा होता है MR AR का, तो यहाँ से आप जो है ऐसे MR,
तो ए आर क्या हुआ, ए आर इतना उसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि इसको देते हैं ए बी सी। तो ए आर कितना है, ए आर यहाँ कितना है, ए आर ए से सी तक ए सी। एम आर कितना है, ए से बी तक या फिर बी से सी तक। तो यहाँ पर क्या है कि ए आर जो है, जो ए आर है वह एम आर का डिस्टेंस जितना है, यानी ए बी प्लस बी सी के बराबर है, यानी 2AB या 2BC लिखेंगे। यानी ए बी क्या है, ए सी 2AB, हाँ 2AB है सी। ए आर क्या है, ए आर किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो ए आर ए बी या बी सी क्या है, एम आर है। तो 2 MR, ए आर जो होता है वो एम आर का 2 गुना होता है। कब होता है 2 गुना, जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होती है ए आर वाला, ठीक है, स्टीपर होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ये हो गया। अब दूसरी बात जो है, ए आर एम आर, तो ए आर और एम आर आपने जान लिया। अब जो है वो कॉस्ट वाला कर्व जो है कौन सा होगा, कौन सा होगा, ए सी और एम सी, ए सी कर्व और एम सी कर्व। चूँकि जब आप प्रॉफिट को डिसाइड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तब ना प्रॉफिट पता चलेगा। और पर यूनिट प्रॉफिट निकालिएगा, प्रॉफिट पर यूनिट, तो कैसे निकालिएगा, एवरेज रेवेन्यू में एवरेज कॉस्ट घटाइएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कितना कर्व चाहिए, ए टी आर, ए आर, टी सी, ए सी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो कर्व हमारा है उसको बीच रिलेशन देखते हैं, ए सी, आप चूँकि एम सी भी चाहिए मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए, तो ए सी और एम सी के बीच भी रिलेशन देख लेते हैं। चूँकि ए आर एम आर आपने देख लिया, तो ए सी और एम सी के बीच क्या रिलेशन है, तो ये हम देखिए पहले बना लेते हैं एक्सिस को, है ना। ये हमने एक्सिस बना लिया, ओ एक्स और वाई को। अच्छा, यहाँ पर हम कॉस्ट रखेंगे, यहाँ पर आउटपुट को रखेंगे। अच्छा, एसी कर्व कैसा होता है बताइए, याद होगा आपको कि एसी कर्व कैसा होता है, जो यू होता है ना, यू शेप का होता है, ऐसे, है ना, कैसा, यू शेप का। आप यू शेप का मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कोई शेप, ऐसे भी हो सकता है। अब एम सी क्या होता है, ए सी को मिनिमम पे काटता है, ए सी का मिनिमम कहाँ है, मान लीजिए यहाँ है। तो एम सी कर्व जो है ये ऐसे गिरेगा, गिरने के बाद फिर ये उठेगा और ऐसे ए सी को उसके मिनिमम पे काट के निकलेगा। तो ये ए सी एम सी और ये ए आर एम आर के बीच का रिलेशन हो गया। अब क्या है कि हमको प्रॉफिट पता करने के लिए ए आर में हमको ए सी घटाना होगा, है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, किसी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कहाँ होता है, कहाँ इक्विलिब्रियम होता है, याद है कहाँ होता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन है, क्या है, नेसेसरी कंडीशन इसको कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन, CESSAR, नेसेसरी कंडीशन। आपको पूछ देगा कई बार नेट के एग्जाम में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ भी पूछ देता है नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है ना। अब क्या है कि पहला कंडीशन हो गया नेसेसरी कंडीशन, MR और MC इक्वल होना चाहिए, है ना। दूसरा होगा कि जो MC कर्व है MR को काटे तो नीचे से काटे, नीचे से। चलिए उसको देखते हैं हम लोग कि कैसे होगा। तो कंडीशन पहला क्या होना चाहिए, MR और MC क्या होना चाहिए, MR मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, चूँकि जो मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोलिस्ट का रेट मुनाफा कमाना, तो उसको अगर लॉस होने लगा तो क्या वह उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। अभी आपने देखा कि AR और MR कैसा होता है, किसमें, मोनोपोली मार्केट में। तो ये आपको सामने जो ग्राफ दिख रहा है ये AR और MR का ग्राफ है, ठीक है, कि भाई इस तरह से होता है। कितना होता है, नेगेटिव स्लोप का होगा। ये जो AR है उसके हाफ में आके जो है MR होगा। और ये भी देखा आपने कि AR जो होता है वह MR का 2 गुना होता है, या कहिए MR जो होता है वो AR का आधा होगा, एक ही बात है। अच्छा, अब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। अब ये प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो उसको भी थोड़ा देखिए। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट चाहता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमम हो,
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब हो, तो लॉन्ग पीरियड में प्रॉफिट सोचता है। तो शॉर्ट, देखिए दो तरह का आता है, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। दोनों में कुछ भी हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। तो दिक्कत क्या है कि कोई भी उत्पादक, अच्छा बताइए शॉर्ट रन में अगर इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो क्या उत्पादन करेगा? शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल जिसको कहते हैं, अल्पकाल में अगर किसी एकाधिकारी को हानि होता है तो क्या वह उत्पादन करेगा या बंद कर देगा? देखिए, तो उत्पादन करेगा। क्यों करेगा? अगर उस उत्पादक को वेरिएबल कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू आ रहा है तो वह यह सोचता है कि भाई लॉन्ग रन में हमको मुनाफा हो सकता है, तो भविष्य में या दीर्घकाल में मुनाफा कमाने की आशा में वो ये मन में बैठा के रखता है कि चलो अभी लॉस हो रहा है, बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, वो बना रहेगा उत्पादन में। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर उसको लॉस हुआ तो फैक्ट्री बंद कर देगा, फर्म बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक उत्पादक को लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हैवी प्रॉफिट हो, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ कहते हैं। तो अल्पकाल में क्या है, शॉर्ट रन में क्या है, इसको लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ ये भी हो सकता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, असामान्य लाभ मतलब बहुत लाभ हो सकता है। तीनों में कोई कंडीशन बन सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं कि लॉस का कंडीशन कब बनेगा, हानि का कंडीशन कब बनेगा, उसको भी देखते हैं। लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। जैसे मान लीजिए कि एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूनिट उसको बेचने से जो मिल रहा है, अगर ये ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, जितना बनाने में लगा था, क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। दूसरा, अगर एवरेज रेवेन्यू यानी जितना में बेचा और उसकी लागत भी उतनी ही थी, एसी दोनों बराबर हो, तो जीरो प्रॉफिट, ये होगा ना। जीरो प्रॉफिट को कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और ये भी हो सकता है कि एवरेज रेवेन्यू कम हो, कॉस्ट ही ज़्यादा हो, तो इस केस में इसको लॉस होगा। तीनों कंडीशन में कोई भी हो सकता है। तो हम लोग जब फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो तीनों का ग्राफ बनाते हैं शॉर्ट रन के लिए, कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसको देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कब लॉस प्रॉफिट किसका कंडीशन कब होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा जो है वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है ना। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने लगेगा ना ग्राफ को, तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, इससे अच्छा पेपर ही कोई नहीं है। नहीं समझने के बाद दिक्कत है। जैसे मान लीजिए हम अपना एक अलग ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जो ग्राफ सामने है हम बना देते हैं, सामने में कैसे बनेगा। यहाँ पर हम आउटपुट को रखेंगे और यहाँ पर हम रेवेन्यू को रखेंगे और कॉस्ट को रखेंगे। ठीक है, चूँकि जो AR कर्व होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का डिमांड कर्व। MR कर्व कैसा होगा, AR का हाफ होगा, मान लीजिए यहाँ होगा, स्टीपर होगा। थोड़ा उधर हो गया, नहीं थोड़ा इधर कर लेते हैं, बीच में हाफ। ये है। अब क्या है कि अब AC कर्व भी हमको बनाना पड़ेगा। तो AC कर्व कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए AC कर्व यहाँ है, ऐसे, ये हो गया AC कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कैसा होगा, कैसे जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व? तो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम में काटेगा। तो जैसे AC घटता है फिर बढ़ता है, उसी तरह MC भी पहले घटेगा लेकिन स्पीड ज़्यादा का फिर बढ़ेगा ऐसे। ये क्या है? MC कर्व। अब AC और MRMC पहला कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, MRMC। तो MRMC कहाँ इक्वल है? तो यहाँ पर देखिए हमने लाल टीका लगा, इसको इक्विलिब्रियम E कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऊपर की ओर ले जाइए। ठीक है, 90 डिग्री वाला जो है एक लाइन खींचिए। नहीं हुआ।
इसको ऐसे लेके चलिए, ये हो गया। नीचे में इसको दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए क्यू या एन दे दिए। ऊपर भी कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको टी दे दिए। जहाँ ए सी कटा मान लीजिए उसको भी कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए आर दिए। अब क्या है यहाँ पर बताइए, ए सी और ये कितना है, ए आर कितना है, ए सी कितना है, ए आर भाई कितना है, तब ना पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस है। कैसे पता चलेगा? तो ए सी कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस से ए सी कर्व पर जाएंगे, ए सी यहाँ पर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी हुआ, तो ए सी कितना हुआ, एन से लेके आर तक। अब ए आर कितना है भाई, ए आर कितना है, तो ये एक्स एक्सिस से ए आर कर्व पर जाएंगे, देखिए जहाँ इसको टच कर रहा है यहाँ, तो क्या है एन से टी तक। तो अब बताइए कौन ज़्यादा है, एन आर बड़ा है कि एन टी बड़ा है, कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा कि एन टी ज़्यादा बड़ा है। तो ये एन टी मतलब एन टी क्या है, ए आर है, ए आर बड़ा है ए सी से, तो यहाँ पर क्या होगा, ए आर जब बड़ा हो ए सी से तो प्रॉफिट का केस ना होगा, तो ये प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा भैया? तो ए आर कितना है, ए आर माइनस ए सी करेंगे। ए आर कितना है, एन टी है, ए सी कितना है, एन आर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए सी। तो इसको इधर भी लेके आइए, इसको P, इसका P1 नाम दीजिए। तो ये क्या हुआ, पर यूनिट इसको प्रॉफिट हुआ। आर टी एक यूनिट पर प्रॉफिट आ, कितना यूनिट ये बेच रहा है, इतना यूनिट, ओ एन यूनिट, एक यूनिट पर कितना हो गया उसको, किसके बराबर हो गया, आर टी के बराबर। और टोटल कितना है, ओ एन गुना ओ एन कर देते हैं इसको, आर टी गुना ओ एन कितना हो जाएगा इसको। तो ये आर टी ओ एन इतना है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आर टी ये इसके बराबर है। तो ये एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का, P1 आर टी, ये प्रॉफिट का हो जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को चूँकि हमने पहले ही बना के रखा है आपको समझने के लिए, ये प्रॉफिट वाला केस है। इस ग्राफ को हम दिखाते हैं प्रॉफिट वाला केस कहाँ है। हाँ, ये देखिए, ये एवरेज रेवेन्यू जो है यहाँ से यहाँ तक है, Q1 तक। एवरेज कॉस्ट कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है QM, घटा दिया तो बचा कितना, ये हिस्सा जो बचा ये इतना MN बचा इसका। पर यूनिट प्रॉफिट टोटल कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक OQ गुना MN, तो ये हिस्सा जो होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब दूसरा केस हो सकता है कि नॉर्मलो प्रॉफिट हो सकता है, उसको शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो पहले मैं लॉस का कंडीशन दिखा देता हूँ, लॉस कैसे होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉस कब होगा जरा सा। अब लॉस का कंडीशन कैसे होगा भाई, लॉस कब होगा बताइए, जब रेवेन्यू कम होगा, ये कॉस्ट जो है ज़्यादा होगा, यानी AC अधिक होगा AR से, यानी AC कर्व ऊपर होगा AR कर्व के। जैसे अब मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कैसे ग्राफ बना रहे हैं, बनाना सीख गए तो फिर जो है बहुत आसान है। मान लीजिए O एक्सिस है, ये Y है, यहाँ तो कॉस्ट रखेंगे और रेवेन्यू को, और यहाँ आउटपुट को। अब जानते हैं कि AR कर्व जो होता है वो हमारा होता है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग का, MR इसका आधा होता है। अगर एवरेज कॉस्ट AR से ज़्यादा तो इस कॉस्ट को ऊपर बनाना है कर्व को, AC। अब AC जहाँ मिनिमम होगा वहाँ क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट काट के जाएगा इसे, इसके नीचे से काट रहा है। दोनों MR इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है, MR और MC कहाँ इक्वल है, तो यहाँ ही देखिए E नाम देते हैं इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर खींचते हैं लाइन, ये नीचे से X एक्सिस से लेकर के AC तक, ये मान लीजिए Q है, E है, ये मान लीजिए R है, और ये मान लीजिए ये T है। तो यहाँ पर AC कितना है AC भाई बताओ कोई, तो यहाँ से हम AC कर्व पर जाएंगे,
ठीक है, तो कितना हो गया Q से R तक। AR कितना है भाई, AR कितना है, तो यहाँ से हम AR कर्व पर जाएंगे, तो कर्व तो यहाँ तक ही है, तो Q से T तक। ज़्यादा कौन है, तो AC यहाँ ज़्यादा है AR से, तो बताओ क्या होगा, AC ज़्यादा होगा तो लॉस होगा ना। कितना लॉस होगा भाई, तो AC में AR घटा देंगे, तो AC है यहाँ से QR तक और AR कितना है Q से T तक, तो पर यूनिट इतना इसको लॉस हो गया, RT के बराबर लॉस हो गया पर यूनिट। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ बताओ, टोटल लॉस पर यूनिट लॉस कितना है, RT के बराबर। तो टोटल लॉस होने के लिए इसको इस तरफ लेके आएंगे हम, इसको P, इसको P1 नाम दे देते हैं। तो RT गुना जो इतना क्वांटिटी है उसका वो Q है, तो RT को गुना करेंगे तो ये जो हमने अभी ये एरिया जो बाउंड्री किया ये एरिया बनेगा P1 RT और R या RT, ये लॉस के कंडीशन में। अब ये भी हो सकता है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, दोनों में कुछ हो नहीं हो, तो ये भी बन सकता है। तो उस कंडीशन को भी हम बताते हैं वो कैसे बनेगा। जरा सा जैसे ये मान लीजिए O एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई पर कॉस्ट और रेवेन्यू को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, आउटपुट को। ठीक है, अब क्या करना है, अब चूँकि हमको AR कर्व बनाना है, मान लीजिए AR कर्व है, MR कितना होगा भाई, AR का हाफ होगा, तो यहाँ हाफ मान लीजिए ये है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये MR है। अब चूँकि हमको क्या करना है, प्रॉफिट वाला केस बना, नॉर्मल प्रॉफिट वाला बना रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस जो बनेगा, जैसे मान लीजिए AC कर्व जो होगा क्या होगा, AC और AR इक्वल होगा तब नॉर्मल प्रॉफिट। तो AC कर्व जो है कहीं ना कहीं MR को टच करके जाएगा, ऐसे थोड़ा ऊपर हो गया नहीं, ये ऐसे। अब ये AC हुआ। MC कर्व कैसा होता है, AC को उसके मिनिमम पे काटता है, मिनिमम यहाँ है मान लीजिए, तो MC कर्व जो होगा इसे घटेगा फिर इसके तेज़ी से बढ़ेगा, ये MC। अब AR और MR AC इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MR और MC इक्वल होगा, तो MR MC कहाँ इक्वल है भाई बताओ, तो MC कर्व ये रेड वाला है, MR कर्व ये ब्लू वाला नीचे गिरता हुआ, ये यहाँ देखिए E पॉइंट देते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल है MR MC, तो यहाँ से एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर, जरा सा ये जो केस बनेगा इसको क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसे ये थोड़ा और आएगा, अब हुआ ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए यहाँ तक। अच्छा, इस केस में अगर हम पूछें भाई बताइए कि AC कितना है और AR कितना है, तो कितना बताइएगा, AC बताइए कितना है और AR बताइए कितना है। AC इस लाइन से हम AC पर चलेंगे, AC कर्व पर, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे चलेंगे यहाँ तक, तो AC हो गया। AC कितना हुआ QR, AR कितना, तो यही Q पॉइंट से R पर चलेंगे, AR कर्व पर चलेंगे, तो वह भी तो उतने हैं, तो ये भी QR, चूँकि दोनों बराबर है तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, AR माइनस AC, तो दोनों तो QAR है, तो ये जीरो, पर यूनिट जीरो प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट भी कितना होगा, जीरो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये भी जीरो। जीरो प्रॉफिट को ही कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट में कब होगा, शॉर्ट रन में हो सकता है, मे भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कौन सा हो सकता है, इसलिए तीनों ग्राफ बनाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, जब भी एग्जाम में पर लिखो तो तीनों ग्राफ बनाओ। लास्ट क्या होता है, एक लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में कोई भी जो उत्पादक है वो लॉन्ग रन में क्या करेगा कि एक अधिकारी अगर उसको लॉन्ग रन में लॉस होने लगेगा तो फिर वह उत्पादन करेगा नहीं, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है मुनाफा कमाना। अब मुनाफा कमाने के लिए कभी भी लॉन्ग रन में वह नुकसान नहीं सहेगा। अगर लॉन्ग रन में नुकसान होने लगा तो वो क्या करेगा, फर्म छोड़ के भाग जाएगी, कंपनी को बंद कर देगा, उद्योग को बंद कर देगा, उत्पादक अपना शट डाउन कर लेगा, है ना। इसलिए लॉन्ग रन में क्या होगा, कभी भी वो नुकसान नहीं चाहेगा।
तो लॉन्ग रन में हमेशा क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट का केस बनाना है, एब नॉर्मल प्रॉफिट का। जैसे हम बताते हैं अभी आपको, ये ओ एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ हम क्या रखते हैं, कॉस्ट को और रेवेन्यू को, यहाँ क्या रखते हैं, आउटपुट को। जो आपका कर्व है ए आर कर्व और ए सी कर्व वैसे ही बनाना है, नॉर्मल स्लोपिंग का होगा ए आर कर्व, और एम आर कैसा होगा, एम आर कैसा होगा भाई, ए आर का हाफ होगा, ए आर का हाफ होगा। तो उसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं ना, हाँ अब ये हो गया एम आर। ये टेढ़ा सीधा करते हैं इसको, टेढ़ा भी होता है लेकिन यहाँ हम सीधा बना रहे हैं, एम आर। लॉन्ग रन में क्या होगा, कोई भी उत्पादक नहीं चाहेगा लॉस होने के लिए, यानी हमेशा प्रॉफिट में, यानी ए आर हमेशा ए सी से ज़्यादा होगा। तो ए आर कर्व ऊपर, ए सी कर्व नीचे। तो ए सी कर्व मान लीजिए ये ऐसे, ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल केस में ए बीच में लेके बना सकते हैं। तो अच्छा से बनाइए, ठीक है। ये ए सी कर्व हुआ। ए सी भाई मिनिमम कहाँ है, ए सी मिनिमम तो यहाँ है ना। तो ए आर कर्व, एम सी कर्व क्या होगा, इसको मिनिमम पे काट के भागेगा ऐसे। इक्विलिब्रियम कहाँ है भैया, तो यहाँ पर है, इसको ई नाम दीजिए। और यहाँ देखिए ए आर ज़्यादा है कि ए सी ज़्यादा है, थोड़ा और इधर आएगा नहीं, हाँ देखिए ये हो गया हमारा क्यू मान लीजिए, ये आर मान लीजिए, ये पॉइंट को टी मान लीजिए। तो बताइए ए सी यहाँ ए आर कितना है, ए आर कितना है, इस क्यू पॉइंट से हम ए आर पर जाएंगे, क्यू यहाँ है, ए आर पे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ए आर पर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा। ए सी कितना होगा भाई, उसी तरह यहाँ से हम चलेंगे ए सी पर, यहाँ से ए सी पर चलेंगे तो क्या होगा, ओह सॉरी, ये गड़बड़ का फिगर नहीं, तो क्या है कि जो हमारा ए आर कर्व है वो क्यू से लेकर के आर तक है, ए सी कर्व ये क्यू से लेकर के हमारा यहाँ तक टी तक है। तो यहाँ टी, इसका भी कुछ नाम दीजिए P1। तो क्यू से टी तक ज़्यादा कौन है, ए आर भाई ज़्यादा है यहाँ ए सी से, तो लाभ होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ए आर माइनस ए सी, घटा दीजिए, ए आर कितना है, क्यू आर माइनस क्यू टी, तो कितना हो गया क्यू आर, यहाँ तक इतना बचा हमारा, ये आर टी पर यूनिट क्या हुआ, प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पर यूनिट प्रॉफिट गुना जितना वो आउटपुट कर रहा है ओ क्यू, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये एरिया जो है, ये एरिया इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, कोई भी उत्पादक हानि नहीं सहेगा, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है प्राप्त करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद कर देगा फिर। तो ये था हमारा मोनोपोली क्या है और मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हमें लगता है कि आप अगर यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, आप यूजी के स्टूडेंट हैं, आप पीजी के स्टूडेंट हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या आप 12 के भी स्टूडेंट हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है यदि आपने ठीक से इसको पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से किसी टॉपिक पर होगा, और लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को टर्न से मार दीजिए, है ना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कीजिएगा या आप जब उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम उत्साहित होते हैं और हमें लगता है कि हम अगला वीडियो भी अगर हम बना के डालें, बना के शेयर करें तो बच्चों को लाभ मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं ऑफलाइन में जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसी चीज़ को सेम फिर मैं यहाँ लेक्चर बना के डाल देता हूँ, ताकि अगर वे बच्चे जिसका क्लास मिस हो गया होगा तो वो यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या जो जिसको समझने में दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि एक ही चीज़ को क्लास में बार बार पढ़ाना संभव नहीं होता है। तो वैसे छात्र क्या करेंगे, सबके पास स्मार्टफोन है,
तो एक बार हमारे चैनल पर आएंगे, निकाल कर देख लेंगे भाई क्या क्या दिक्कत है। तो उसको कुछ क्वेरी रहेगा तो वो पूछ सकता है क्लास में भी, या यहाँ भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।